नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज की बहस की शुरुआत एक सवाल के साथ करना चाहूंगा। सवाल यह कि किसानों का समाधान कब निकलेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि 44 दिन हो चुके हैं और किसानों को आंदोलन करते हुए 8 दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही निकली है। इस आंदोलन की शुरुआत से अब तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आंदोलन इतना लंबा खिंचने वाला है, किसानों को हल मिलने में इतना समय लगेगा। और इस बीच 2 बजे शुरू हुई, तकरीबन 3 घंटे बाद 5 बजे ये मीटिंग खत्म हो गई और इस बार भी कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बार बैठक में सरकार ने साफ कह दिया है कि देश के तमाम किसान नए कृषि कानून का पूरा समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में कानून वापस नहीं हो सकता है। तो दूसरी तरफ बैठक में शामिल एक किसान नेता बलवंत सिंह ने एक नोट में साफ लिखा है कि मरेंगे या जीतेंगे। इसके बाद अब अगली बैठक के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की गई है। इन सब के बीच अब यह जाहिर है कि सरकार और किसानों के बीच पेच फंस चुका है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार अपनी बात पर। ऐसे में हल कहां से निकलेगा, इसी सवाल पर आज की हमारी ये पूरी बहस होने वाली है। तो लगातार सरकार और किसानों के बीच में जो तनातनी चल रही थी, जो हर्डल चल रहे थे, जो लगातार गतिरोध था, वो अभी भी आज बरकरार है। 8 दौर की वार्ताएं खत्म हो चुकी हैं। सरकार को पूरी उम्मीद थी, क्योंकि सरकार ने दावा किया था कि हम आज सकारात्मक है और आज कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। किसान सरकार की बातचीत में पेच क्या है ये आपको बताते हैं। 13 नवंबर को 7 घंटे की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला था। इसके बाद 1 दिसंबर को सरकार की एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर किसान नहीं माने। इसके बाद 3 दिसंबर की तारीख आई, कानून रद्द करने और एमएसपी पर लिखित कानून की मांग की गई। 5 दिसंबर एमएसपी पर लिखित गारंटी को सरकार तैयार, कानून रद्द करने की मांग और तेज हो गई। सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव भेजा। 8 दिसंबर को किसानों ने इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। किसानों का कहना यह सरकार का एजेंडा है। 30 दिसंबर को एमएसपी पर कानून और नए कानून रद्द करने की बात पर बात फिर से जाके फंस गई। 2 मांगे सरकार ने मान ली। 4 जनवरी को कानून वापसी और एमएसपी पर बात फिर से उलझ कर रह गई। 8 जनवरी यानी आज सरकार ने कहा कि कानून वापस नहीं होगा, किसान कानून वापसी पर ही अड़े हुए हैं। और 14 अक्टूबर को पहली बैठक हुई थी। अगर आपको याद होगा कि बैठक में कृषि मंत्री के न आने की वजह से बैठक टल गई थी, इसमें कृषि सचिव आ गए थे। 13 नवंबर को इसके बाद 7 घंटे की बैठक हुई। तो ये लगातार हमने आपको ये पूरा अपडेट दिया कि किस तरह से 8 दौर की बातचीत हुई और 8वें दौर के बाद भी समाधान नहीं निकला है। और ये सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर कब अब समाधान निकलेगा। नई तारीख का ऐलान हो चुका है। 15 तारीख सामने आई कि 15 जनवरी को बातचीत फिर से की जाएगी। सरकार हालांकि आज सकारात्मक थी, सरकार को यह था कि आज बातचीत हो जाएगी। और जब मीटिंग में जाने से पहले राकेश टिकैत से बातचीत की थी प्राइम न्यूज ने, तो उन्होंने भी ये बताया था कि आज हम सकारात्मक हैं, आज हम खुश हैं और हमको लगता है कि आज कुछ ना कुछ सकारात्मक समाधान निकलेगा। लेकिन बात जहां की तहां ही फंसी हुई है। सरकार ने अब ये कहा है कि जो मानने को तैयार नहीं उसको मनाया ही नहीं जा सकता है। वहीं किसानों का कहना है कि कानून वापस होना चाहिए, बिना कृषि बिल वापस किए हम बातचीत नहीं करेंगे। तो अब सवाल ही बड़ा खड़ा होता है कि आखिर जब बिल वापस ही होने हैं तो ये बातचीत का आखिर दौर हो क्यों रहा है। फिर तो मांग सीधी है कि या तो कृषि बिल वापस होंगे या तो फिर ये आंदोलन चलता रहेगा। तो ये दोनों में से अब एक ही समाधान बचा है, या तो ये आंदोलन अनंत काल तक इस तरह से चलता रहे या फिर लगातार कृषि बिल को जो वापसी की मांग हो रही है उसको सरकार या तो पोस्टपोन करे या फिर कानून को रद्द करे। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि कानून रद्द नहीं होने वाला, हम रोल बैक की तैयारी में नहीं है और एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस पर भी अब जो किसान संगठन है वो पूरी तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि एमएसपी की बातचीत तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन जो कृषि बिल लागू किए गए हैं वो पूरी तरह से काले कानून है, इनकी वापसी होनी ही चाहिए। तो ये पेच जो है वो यहीं पर फंसा हुआ है। आज हम अपने विशेषज्ञों से आज इसी पर मंथन करने वाले हैं कि आखिर इस लड़ाई का अंत क्या होने वाला है, आखिर इसका समाधान क्या होने वाला है। क्योंकि अगर कृषि बिल भारत सरकार वापस नहीं करती है तो फिर क्या आंदोलन का रोज बरोज इसी तरह से विस्तार होता रहेगा। ट्रैक्टर मार्च की बात कही जा रही है कि 26 जनवरी को हम इंडिया गेट में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इससे हो सकता है आंदोलन का विस्तार और भी ज्यादा हो जाए। और लगातार अब किसान संगठनों के बीच से भी ये आवाज उठने लगी है कि आखिर क्या कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें कानूनों को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। जैसा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कानूनों को पोस्टपोन करने के बारे में सरकार का क्या विचार है, इसके बारे में हमको बताया जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि इन कानूनों को पोस्टपोन कर दिया जाए, कुछ समय के लिए इनको लंबित कर दिया जाए और उसके बाद किसान संगठनों से बातचीत की जाए। तो इसमें सरकार का पक्ष ये रखा अटॉर्नी जनरल ने कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो किसान ये समझेंगे कि हमारी जीत हो चुकी है और वो इसके बाद बातचीत के लिए आएंगे नहीं, हम इनको आमंत्रित करते रहेंगे तो इनके संगठन बातचीत के लिए भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको यह होगा कि अब कृषि बिल तो पोस्टपोन हो चुके हैं, अब किस चीज की बातचीत करनी चाहिए, फिर बातचीत को और भी लंबा खींचा जाएगा। यह डर भारत सरकार का है और इन सारे डरों के बीच में
लगातार 8वें दौर की बातचीत हुई विज्ञान भवन में। जब आज सरकार के प्रतिनिधि गए और जब किसान संगठनों के प्रतिनिधि गए तो दोनों के चेहरों पर आज खुशी थी और आज ये उम्मीद थी कि आज कहीं ना कहीं यहां पर समाधान निकलेगा, सामंजस्य कुछ ना कुछ बनेगा। कृषि मंत्री ने भी यह दावा किया था कि आज सकारात्मक बातचीत हो जाएगी। किसान संगठनों ने भी यह दावा किया था कि आज कुछ ना कुछ समाधान हम निकालेंगे। लेकिन बात वहीं पर जाकर फिर से बिगड़ गई जब किसान संगठन ये बोलने लग गए कि कृषि बिल वापस होने चाहिए। उसके बाद सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि आप पूरे के पूरे देश का, आप पूरे किसान संगठनों का या आप पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान संगठन, सरकार ने यह दावा किया है कि लगभग 90% किसान तो हमारे साथ हैं कृषि बिल के समर्थन में। तो आखिर क्या हम आपकी ही बात को सुन के अगर हम कृषि बिल को वापस कर लेंगे तो ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ। वहीं पर किसान संगठनों का कहना है कि अगर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपत्ति तो हमें है और लगातार हम अपनी आपत्तियों को आपको बता भी रहे हैं और आप संशोधन के लिए अगर तैयार हैं तो कहीं ना कहीं बिल में खामियां। ये तमाम बातें आज मंच में लगातार होती रहीं, लगातार ये मंथन होता रहा और इसमें जो सरकार के प्रतिनिधि थे वो समझाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि रोल बैक के लिए सरकार तैयार नहीं है और किसान संगठन रोल बैक की बात पर ही अड़े हुए हैं। तमाम तथ्यों पर बातचीत हुई। जो पहले प्रस्ताव भेजे गए थे उस पर दोबारा से आज कृषि मंत्री ने मंथन किया है, लेकिन इस मंथन के बीच में सारी की सारी जो लड़ाई वहां पर शुरू हुई वो इसी बात को लेकर बिगड़ गई कि हम जब तक कृषि बिल वापस नहीं हो जाते तब तक आगे हम समाधान के लिए, समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। और यहीं पर सरकार के भी सुर फिर बिगड़ने लगे। उन्होंने कहा कि अगर आप समाधान की जगह आप इस बात पर अड़े रहेंगे कि कृषि बिल ही वापस होने चाहिए तो फिर इस बातचीत का फायदा क्या है। और इसी के चलते आज भी बातचीत बेनतीजा रही। 15 जनवरी की तारीख दी गई है। अब देखिए इसमें क्या किसान संगठन आते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर पार्टी का विपक्ष रखने वाले हमारे साथ लोग होंगे और इस पर हमारे साथ किसान संगठन के नेता भी हमारे साथ जुड़े होंगे। आपको एक बार उनसे रूबरू करा देते हैं। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका कपीश। सैफ खान यहां पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर सैफ। मटरू नागर एनसीआर उपाध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन के स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। योगेश सोनी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल गौरव मिश्रा आपसे ही। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता आपको बताया था और वो ये था कि क्या कानूनों को पोस्टपोन किया जा सकता है, क्या कानूनों को कुछ समय के लिए लंबित रखकर आप एक कमेटी बना लीजिए और आप बातचीत करिए। आप भी आखिर इस समाधान की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं जब आपको मालूम है कि किसान इसी बात पर बार बार अड़ेगा कि इसको आप रोल बैक कीजिए, तो पोस्टपोन तो किया जा सकता है ना। देखिए, आपने अपने इस बुलेटिन के शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में आपने बहुत साफ कहा है कि देश के व्यापक हित में, देश के व्यापक किसानों के हित में ये कानून है या नहीं है। ये बहुत साफ है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कानून वापस नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि देश के किसानों में कोई ऐसी एजिटेशन की स्थिति नहीं है और उसका कारण है कि सभी प्रदेशों में किसान जो है अपने कृषि के कार्यों में प्रगतिशील तरीके से काम में लगा हुआ है और इन कानूनों के माध्यम से क्या उसे लाभ मिलने वाला है ये भी वो जान गया है, क्योंकि हमारे संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरीके से किसानों के बीच में गया है, ये फीडबैक मिला है और कई किसान संगठनों ने समर्थन भी अपना सरकार को दिया है। तो व्यापक हित में कोई फैसला जो होता है तो उसके पक्ष में जाता है। किसान संगठनों को ये साबित करना पड़ेगा, ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि इन कानूनों के कौन कौन से पक्ष उनके नुकसान के लिए है या किसानों के हित के लिए है, और उसमें वो आज तक असमर्थ रहे हैं। यही कारण है कि तारीख पे तारीख पड़ रही है और अभी भी सरकार जिस खुले मन से, जिस खुले दिल से उनको आमंत्रित कर रही है, बता रही है कि आप ये बताइए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसे स्वीकार करने के लिए हम तैयार है। वहीं ये अड़ियल रवैया जो है किसान संगठनों का, इन तीनों कानून, ठीक है, इसमें जवाब लेते हैं। सैफ खान कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से क्यों नहीं आते? ठीक है, देश के कानून को भी कहना चाह रहे हैं, कहिए। अदालत को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसा तरीका है? ये लोकतंत्र में तो मान्य नहीं है। ठीक है, सैफ अपनी बात रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जो है अनूप साहब, जो आज आपके साथ जो है मौका मिला। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाज प्रतिनिधि है, ये भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा जुमलेबाजी करती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिनका जिक्र कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सरकार को ओपन माइंड के साथ जो है इन किसानों के साथ बैठने की जरूरत है, इसलिए वो कमेटी बनाने की बात कर रही थी। पहली चीज। दूसरी चीज, कहते हैं कि किसान साथ में आज 44 दिन हो गए और आगे लगाने के तकरीबन 50 से ज्यादा जो है
वो मौत हो चुकी है किसानों की ठंड के मारे, और संत राम सिंह जी ने तो सुसाइड कर लिया। मगर ये अंधी और बहरी सरकार जो है, जो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, वो बात यही है कि इसकी पूरी पीछे की कहानी जो है वो ये है कि 2 साल से स्टोरेज बनाए जा रहे थे अडानी के सोनीपत में और नौलखा में। जब वो कंप्लीट हो गए तो जो है ये सरकार बिना किसी ऑपोजिशन की डिस्कशन के या फिर बिना किसी किसानों के संगठन के डिस्कशन के या बिना किसी बातचीत के ऑर्डिनेंस के रूप में जो है पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लेके आगे के तीनों कानून जो है वो काले कानून जो है थोपे जाते हैं। अभी यही ये बात कर रहे थे कि कौन ये जो कानून है ये फायदा कराएंगे। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बनाया गया था, जो है 1955 में खत्म करने के लिए 1955 में, बिल्कुल सही, जिसमें से आज चावल, दाल, आलू, प्याज और तेल ये सब चीजें हटा दी गई हैं, और उसमें से जो पहले रोक थी कि इसको स्टोरेज नहीं कर सकते, यानी आप जमाखोरी नहीं कर सकते, अगर आप ये करते हैं यानी हमारे टेन्योर में इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो उनपे सजा होती थी। आज उसपे से रोक जो है हटा दी गई है कि अडानी अंबानी के वो बन गए ना स्टोरेज जो है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इन्हीं के मुंह से, ठीक है, जवाब ले लेते हैं बोलते हाँ ये स्टोरेज करने से क्या फायदा होगा, जैसे हमारे 65 से ज्यादा 65 से 70% जो हमारे किसान हैं उनकी जमीनें छोटी सी हैं और उनकी छतें से ठीक है, इसमें जवाब ले लेते हैं। मटरू नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने देख लिया कि सत्ता पक्ष का क्या कहना है, विपक्ष का इसमें क्या कहना है, आपकी इसमें राय क्या है कि किसान का हित आखिर कहां पर है? क्योंकि जो सत्ता पक्ष बोल रहा है उसका तो ये कहना है कि बिल तो बिल्कुल परफेक्ट है, विपक्ष का कहना है कि बिल में कुछ है ही नहीं, बिल तो पूरी तरह से काला कानून है। आपको इसमें क्या लगता है, संभावना क्या है कि अगर ये बिल लागू हो जाएगा उससे क्या होने वाला है? शुक्ला जी, ना तो हमें सत्ता पक्ष से कोई दिक्कत, ना विपक्ष से कोई दिक्कत। हमें हमारी भाषा में, पहले दौर की वार्ता में केवल किसान एक ही बात लेके इनके सामने बैठा है, हमें हमारी भाषा में सुनो, किसान की भाषा में, और उसका हमें जवाब दो। मैं ज्यादा राजनीति में नहीं पढ़ना चाहूंगा, ना मुझ पर राजनीति करनी आती। मैं केवल सत्ता पक्ष वालों से ये पूछता हूं, आज 45 दिन हो गए, संशोधन में वार्ता भी हो रही है। संशोधन के लिए मिश्रा जी, मैं आपको शुक्ला जी बता दूं, जो संशोधन की बात चल रही है ये 95% संशोधन पे आ गए हैं, बिल्कुल बता दूं। और सरकार इस बात को दुबका रही है, जो कि ये पहले दिन से ये तैयार नहीं थे कि ये एक भी इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश ही नहीं है पहले दिन से बिल में, और आज ये 95% पे आ गए हैं। बड़ी बात है। शुक्ला जी, कौन सी समस्या है इनके पास बिल वापसी करके दोबारा से बिल बना लें? दूसरी बात आज की बता रहा हूं, उसे सरकार नहीं बताएगी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के किसानों को और पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं, आज भी ये खुले दिल से वार्ता हुई है, जो इनका खुला दिल है ना सरकार का, मैं उस खुले दिल में अंदर झांक के एक और बता दूं, हमारी ये भी मांग है, अब से आज की वार्ता से पहले कॉन्सेप्ट दे दिया गया था इनको, हमारी जो भी अब वार्ता हो वो लाइव हो, पूरा देश देखे, दूध का दूध पानी का पानी हो। हट धर्मिता किसान दिखा रहा है या सरकार दिखा रही है? बिल्कुल जैसे मैं चैनल पे बैठ के डिबेट दे रहा हूं, ऐसे ही मीडिया को मध्यस्थ करके और पूरे देश को ये लाइव दिखाएं। अभी सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी, 60 किसान शहीद हो गए, एक बार सरकार को जिक्र नहीं है। सरकार समझाने में जुटी हुई है। सरकार अभी भी जैसे प्रवक्ता जी बोल रहे थे बीजेपी के गौरव मिश्रा जी, कि अभी तो इनको प्रमाण देना पड़ेगा 95% देश का किसान इनके साथ है। मिश्रा जी, 60 मर गए, 60,000 और मार लो, जिस दिन तुम्हारी छाती भर जाएगा, आज हमें प्रमाण मिल गया, उस दिन कानून बिल वापसी ले लेना। घर जाने वाला किसान नहीं है ये, या तो दिल्ली से अच्छी खबर आएगी, अन्य किसान की बॉडी घर जाएगी। ठीक है, कपिश जी, किसान घर नहीं जाने वाला। कपिश जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले गौरव जी एक आपसे यहां पर रिएक्शन ले लें कि किसान तो आपको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। किसान बोल रहे हैं कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हम हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं, तो आप लोग हमसे लाइव डिबेट कीजिए ना, टीवी चैनलों को आप वहां पर बुलाइए, आप वहां से लाइव टेलीकास्ट कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। देखिए, अभी आपके इस मंच पर जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि 90% संशोधन सरकार ने स्वीकार किया है, तो ये तो किसानों की जीत है। नहीं, ये तो किसानों का 10% की गुंजाइश में फिर बिल क्यों नहीं बना लेते? दूसरा, जब 90% संशोधन कर सकते हो, 10% में कौन सी आपत्ति है आपको? क्यों किसान की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो?
क्यों किसान को गुमराह कर रहे हो? 10% सुन लीजिए, हठधर्मिता किसान की है, आपकी है। आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, मेरी बात सुन लीजिए। और यही इस बात का प्रमाण है, यही इस बात का प्रमाण है कि सरकार का किसान संगठनों के साथ एक सकारात्मक रुख शुरू से अभी तक कायम है। यही वजह है कि 15 तारीख की तारीख फिर तय की गई है और इस बात को स्पष्ट करते हुए तय की गई है कि ये कानून वापस नहीं होंगे। गौरव मिश्रा जी, अगर आप जिम्मेदार आदमी हैं, शुक्ला जी, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, पहले दिन की जो पहले दौर की वार्ता हुई, उस डिबेट को निकालिए, उस डिबेट को निकालिए। आपकी सरकार ये कह रही इसमें रत्ती भर गुंजाइश नहीं है संशोधन की। और इस तरीके से अगर सरकार को झुकाने हम सरकार के खिलाफ नहीं है, ना हम सरकार को दुखी करना चाह रहे। सरकार हमारी है, सरकार हमने बनाई है, अपनी बात कहना है सरकार से। सरकार के दरवाजे पे बैठे, पहले दिन आप ही ने बोला गुंजाइश नहीं है, आज आप 90%। ठीक है मटरू जी, एक मिनट मटरू जी, गौरव जी, एक मिनट। कपिल जी, जिस तरह की परिस्थितियां आप देख रहे हैं, लगातार जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है यहां पर, वो ये लग रहा है, तमाम आप चाहे मीडिया में देखें, आप चाहे इस वक्त अगर आप अखबारों में देखेंगे, तो सबसे बड़ा आरोप सत्ता पक्ष का यह है कि विपक्ष लगातार किसानों को भरमा रहा है। लेकिन किसान तो यह बोल रहा है कि हम तो जानते हैं हर चीज और हम आपसे लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अब आपको क्या लगता है, इसमें विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? इस पूरे आंदोलन में विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है, तो भूमिका क्या और हम बता दें कि क्या रहना चाहिए। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि नहीं, सारी भूमिका आपकी ही है। देखिए, सरकार तो हर चीज का दावा की, पहले इनको किसानी नहीं मान रही थी, वो तो खालिस्तानी पाकिस्तानी सब कह रहे थे, नक्सली कह रहे थे, वामपंथी कह रहे थे और बार बार इनसे बात कर रहे थे। तो ये सरकार ही ऐसी है, उल्टे उल बोलती रहती है, इसको अनुभव की कमी है और ये कार्य करना जानती नहीं। मैं तो सीधी एक बात पूछ रहा हूँ कि आप विपक्ष की भी बात छोड़िए, किसानों की भी बात छोड़ दीजिए। सरकार का ये दायित्व है कि कम से कम उसका ये सबसे पहला दायित्व है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात सुन। सुप्रीम कोर्ट ने तो सबसे पहले ही अपनी बातों में ये कहा कि आप इस बिल को, तीनों बिल को स्थगित कर दीजिए तब तक के लिए, जब तक कि आपकी बात से सुलझ करके कोई बात सामने ना आ जाए, फिर आप वैसा ही कर लीजिएगा। और सरकार आज तक सुप्रीम कोर्ट के इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आड़ किस बात की ले रहे हैं, वो बच्चों की भी दलील से भी बदतर है। कोई चीज अगर स्थगित हुआ है तो वो तो सरकार के हाथ में है। अगर किसान नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए और अच्छी चीज है, आप इस बात को कहेंगे भैया 4 मीटिंग का हमने दिया बुलावा, ये नहीं आए और अब हम इसको बिल को उसी तरीके से लागू कर देंगे। तो ये तो इनकी बात कतई झूठी है, ये झूठे और मक्कार लोग हैं। क्योंकि 4 तारीख के अंदर जो किसानों से बात हुई थी, वो ये बात हुई थी कि वापसी लेने पे हम आपकी बातों को सुनेंगे कि क्यों वापस हम ले लें। लेकिन आज इन्होंने साफ इनकार कर दिया उस बैठक में। जो किसान नेता बाहर निकल करके आए हैं और मीडिया से उन्होंने बात की है, उन्होंने स्पष्ट बात कही कि 4 तारीख को जिस बातों के लिए वो उन्होंने हमको आज बुलाया था, आज उस बात से वो यू टर्न हो गए। क्योंकि 4 तारीख को वो तो उस दिन भी यही बात कह रहे थे कि आप इन तीनों बिलों को वापस ले लीजिए, आप इन तीनों बिलों को वापस से यही बात हो रही है। पहले उन्होंने संशोधन की बात की 95%, लेकिन उस वक्त भी कृषि मंत्री ने यही बात तो बोली थी ना कपिश जी, कृषि मंत्री ने यही बात तो बोली थी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आपको भी कुछ कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसी बात पर अड़े रहेंगे कि कृषि बिल वापस ले लीजिए, तो फिर बातचीत का फिर मतलब ही क्या है? मैं कह रहा हूं कि जब 4 तारीख को आपने बात की टेबल पे किसानों से और आपने कहा कि हम तीनों बिल के वापसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर हम क्यों ले लें, तो आपने उस पर चर्चा क्यों नहीं की? उन्होंने कह दिया नहीं, बात इसकी है ही नहीं। तो जब बात इसकी है ही नहीं तो 1 घंटे के बाद वार्ता ही चुप हो गई थी, खाली खाने पिलाने की बात चल रही थी। ठीक है, ये तो किसान नेताओं का कहना। और दूसरी बात, जब किसान नेता इस बात को कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग को आप वर्चुअल कर दीजिए, पूरा देश इस बात को देखे कि कौन अपने जिद पे अड़ा है, किसने क्या तर्क दिया है, इस देश को जानने का अधिकार है। ये कोई गोपनीय मीटिंग नहीं हो रही है। तो इसको सरकार जो चीज हाथ में वो क्यों नहीं करना चाहती है? हम लोग भी देख लेते, आप लोग भी देख लेते, सुप्रीम कोर्ट भी माननीय हमारी देख लेते कि किस तरीके से उनके बताए हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ा रही है। ठीक है, योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। योगेश जी, आपको क्या लगता है, आपने सपा को भी सुन लिया, आपने बीजेपी को भी सुन लिया, आपने किसान नेता को भी सुन लिया और आपने कांग्रेस को भी सुन लिया, आपको क्या लगता है कि चूक कहां पर हो रही है? क्या सरकार हठधर्मी हो चुकी है या किसानों को भी कहीं ना कहीं समझौता करने के लिए कुछ चीजों पर आगे आना चाहिए? देखिए, इसके दोनों पहलुओं को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर किसान
की तरफ से बात क्यों नहीं बन रही है और सरकार क्यों नहीं मान रही है। हर धर्मिता की अगर बात करें तो ये दोनों तरफ से शब्द का प्रयोग करने वाली स्थिति हो गई है। तो स्पष्ट है कि अगर 8वें दौर में 8 मुलाकात पे भी अगर हल नहीं निकल रहा तो इस बात से एक बात तो तय हो जाती है कि सरकार इस बात का कोई हल ही नहीं निकालना चाह रही। क्योंकि वहां पर एक किसान नेता थे, उनका नाम बलबीर सिंह राजेवाल जो है, उन्होंने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को अपने कानून बनाने दीजिए। देखिए इस बात पे गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें यदि अपना कानून बना लेती है तो हर स्टेट जो है अपने अपने हिसाब से किसानों की सहूलियत से कानून बना देगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? लेकिन चूंकि केंद्र सरकार जब कोई भी कानून बनाती है तो वो पूरे देश के लिए एक समान पारित होता है। लेकिन ऐसा जिस तरीके से किसान भी ऑफर दे रहे हैं अपनी ओर से, जो बातें थी अब उससे बढ़ चढ़ के उनकी भी जो बातें आ रही है वो भी कहीं ना कहीं बात ना बनाने के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इधर सरकार को यदि कोई हल निकालना होता और मोदी सरकार जैसी 3 सरकार जो है यदि वो किसी चीज का हल निकालना चाहे तो वो निकाल सकती है। एक मीटिंग, दूसरी या आखिरी तीसरी दौर की मुलाकात में इसका हल निकल जाना चाहिए था। लेकिन फिर 15 जनवरी आगे देने के बाद ये तो तय हो रहा है कि किसानों का आंदोलन आप और बढ़ाए जा रहे हो। या तो वो अपने आप हट जाए, सरकार ये चाह रही है, या फिर कोई बल का प्रयोग करके अंत में इनको हटाया जाएगा। तो कहीं ये दोबारा से शाहीन बाग का ना वो बन जाए जैसे शाहीन बाग में हुआ था। अंत में वो शायद वो कोरोना की वजह से बात दूसरी थी, लेकिन बेनतीजा या इस बार भी अगर वही बेनतीजा हल निकलता तो कहीं ना कहीं ये दोनों पक्षों के लिए बड़ा नुकसानदायक है। और इसका जो नुकसान है वो आम जन को हो रहा लगातार, इसकी वजह से महंगाई। उपाध्याय जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आपने पत्रकारिता करते हुए आपने काफी सालों से राजनीतिक पार्टियों को भी करीब से देखा होगा, किसान की दुर्दशा भी आपने देखी होगी, किसान की तरक्की भी आपने देखी होगी। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार पूरे के पूरे इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता तो दिखाया था और वो ये था कि कानूनों को कुछ समय के लिए लंबित किया जा सकता है, आप कमेटी बना लीजिए, आप किसानों से बातचीत कर लीजिए। लेकिन सरकार इस चीज के लिए आगे नहीं आ रही। साथ ही किसानों को भी यह कहा था कि आप आइए हमारे पास, आप आकर हमको ये समझाइए कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसके चलते ये पूरा कानून काला कानून साबित होता है। तो किसान भी वहां नहीं जा रहे। आपको क्या लग रहा है कि क्या दोनों नहीं चाहते हैं क्या कि इसका समाधान निकले? देखिए ऐसा नहीं है। किसान जिस स्थिति में है और आप देख रहे हैं कितनी बारिश और सर्दी पड़ रही है, तो पहले मिसहैंडलिंग रही इस आंदोलन की कि पहले तो यही रहा कि भी गड्ढे खोद दो और बैरिकेटिंग कर दो, पत्थर डाल दो, किसान यहाँ तक आए ही नहीं। और काफ़ी दिनों से किसान पंजाब में रेल की पटरियों पर बैठा था और विरोध दर्ज करा रहा था। तो मैं तो यही कहूँगा कि फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप आपने देखा होगा कि भी आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, उस तरीके का एक नेगेटिव प्रचार किया गया। तो सरकार की मंशा भी साफ नहीं है कि भी कोई रास्ता निकालना है। अगर सरकार की मंशा साफ हो तो रास्ता निकल सकता है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं निकल सकता। कि भी जिसके लिए कानून बना रहे हैं और उसको बिना विश्वास में लिए बना रहे हैं, उसको उस कानून के ऊपर विश्वास नहीं है, तो सरकार का दायित्व तो बनता है। अगर मान लीजिए इतने अच्छे कानून थे तो आज जो कवायद आपने की है उससे पहले ही कहीं ना कहीं लोगों में एक अवेयरनेस और किसान को विश्वास में लेने की कोशिश करनी चाहिए थी कि भाई आपके भले में और आपकी भलाई इस तरीके से होगी। आज दिक्कत क्या है कि ये तो कह रहे हैं कि भला है और किसान को लग रहा है कि वो भला नहीं है। तो किसान रद्द करना चाहता है, सरकार चाहती है कि भाई वो हम इसे रद्द न करें। बीच में संशोधन जो भी है, आपकी जो आपत्तियां हैं, एक प्रक्रिया है हाँ, और तो क्या मैं उसी बात पर एक्चुअल में आ रहा था। तो देखिए वो गतिरोध है और वो गतिरोध टूटना चाहिए। वो न किसान के हित में है, न सरकार के हित में, न देश के हित में, न देशवासियों के हित में। उपाध्याय जी लेकिन यहाँ पर यह भी तो बात बहुत जरूरी हो जाती है कि अगर आप यही बात सीधे बोलेंगे कि तीनों की तीनों कानून वापस ही हो जाए, कमियां जो आप गिना रहे हैं सरकार बोले कि हम इसको ठीक कर लेंगे, तो इस मोर्चे से या इस एंगल से भी तो बातचीत एक बार की जा सकती है ना कि ठीक है हमको जिन जिन चीजों पर आपत्ति है आप उसको ठीक कर दीजिए। फिर आपत्ति ही जब नहीं बचेगी तो कृषि बिल को वापस लेने की फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं उसी बात पे आ रहा था एक्चुअल में शुक्ला जी लास्ट में कि देखिए एक कदम किसान को आगे बढ़ना होगा और एक कदम सरकार को आगे बढ़ना होगा। मान लिए कोई भी कानून है उसमें इतने बदलाव कर दिए जाए कि कानून निष्प्रभावी हो जाए, कानून का कोई औचित्य न रह जाए, तो कानून का रहना और न रहना बराबर है। और देखिए किसान के हालात खराब हैं। शायद बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी इस बात को जानते होंगे, अगर किसानी और गांव से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, कि किसान आज़ादी के इतने सालों बाद भी कल भी आत्महत्या कर रहा। सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन किसान कल भी आत्महत्या कर रहा था, आज भी आत्महत्या कर रहा है, कल भी कर्ज में दबा हुआ था और आज भी कर्ज में दबा हुआ है। और फिर सरकारों का एक दोगला रवैया भी रहा कि सरकारें जब सत्ता में होती हैं तब भाषा कुछ और होती है और जब आप विपक्ष में आ जाते हैं तो भाषा बदल जाती है। एक छोटा सा उदाहरण भी सुषमा स्वराज जी ने संसद में कहा था कि भी ये जो आड़ती है
ये जो बिचौलिए हैं, एटीएम है, एटीएम ऑल टाइम एटीएम है। उन्होंने कहा एटीएम तो बंद रहता है, उसमें पैसा कभी होता है नहीं होता। ये तो जो बिचौलिया है ये तो ऐसा एटीएम है, अगर रात को 12 बजे भी किसान को जरूरत पड़ती है तो बिना कुछ गिरवी रखे पैसे देता है और वो अपनी छोचक बात भरता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है। आज देख लीजिए, आज कह रहे हैं कि इन बिचौलियों को भगाना है भाई, तो दोनों में कंट्राडिक्शन है। या तो सुषमा स्वराज जी गलत थी या आज नहीं, उन्होंने ये तो कहीं पर नहीं कहा गया ना, लेकिन बिल में कि आड़तियों को हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे, आड़ती इसके बाद मंडी में बैठ नहीं पाएगा। उन्होंने तो ये सिर्फ कहा है कि अगर आप दूसरी जगह की, मान लीजिए अगर कहीं पर लखनऊ का कोई व्यापारी है, अगर वो कानपुर की मंडी में अपनी फसल को बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, अगर वो फतेहपुर जाना चाहता है वो वहां पर जाकर बेच सकता है। पहले भी बिक रहा था, कोई नई चीज नहीं है शुक्ला जी। देखिए महाराष्ट्र का प्याज टैक्स तो था ना, था। देखिए लेकिन बात क्या है कि टैक्स, वो जो आप बात कर रहे हैं टैक्स वाली, तो मंडियां कैसे बंद हो जाएंगी? ये देखिए दर्शक भी समझते हो, किसान भी जानता है कि मंडियां इसलिए बंद हो जाएंगी कि मंडी में 5% 10% टैक्स देना पड़ेगा। बाहर टैक्स देगा नहीं, बिना टैक्स के एक्चुअल में वहां बिक्री होगी, उसका कोई वो नहीं होगा, तो बाहर माल बिकेगा, मंडी में क्यों लेके जाएगा कोई? तो देखिए ये एक दिक्कतें हैं वहां पर। और किसान का जो समर्थन मूल्य है, देखिए पहली बात तो है कि भाई वो सिस्टम ऐसा है, सरकार तय करती है। अदरवाइज ये गिलास बनता है तो जो गिलास बनाता है वो तय करता है, वो कहता है कि भी ये गिलास में इतने का मेरा खर्चा आया है 10 पैसे का और 1 पैसे मेरा प्रॉफिट, 11 पैसे में बिकेगा मार्केट में, और उसी रेट पर बिकता है। सरकार के यहाँ दिक्कत है कि देखिए कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कि भी सरकार तय कर देती हैं। अब देखिए जिस रेट पर महंगाई बढ़ती है उस रेट पे एमएसपी नहीं बढ़ता। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। सन 70 में जो गेहूं का रेट था तो 20% बढ़ा है आज। और देखिए जो टीचरों की सैलरी या महंगाई भत्ते या हमारे माननीय आदरणीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी इतना अभी महंगाई उनके लिए बढ़ जाती, किसान के लिए महंगाई नहीं बढ़ती क्या? जब 200% उनकी बढ़त है तो गेहूं का प्राइस भी 200% बढ़ना चाहिए था। क्या बढ़ा उस रेटों में? बिल्कुल नहीं बढ़ा है। वहां होता है कि नहीं महंगाई बढ़ जाएगी, अरे भाई क्या चैरिटी करने का ठेका किसान ने ले रखा है? इस सरकार को अगर फ्री बांटना है बांटे, लेकिन उसे एमएसपी का मूल्य तो दे, क्यों सरकार ने निर्धारित किया है, वो किसान ने नहीं कहा एमएसपी, तो उस एमएसपी उसका माल बिकना चाहिए। और है क्या, जब बम्पर फसल हो जाती है तो कभी टमाटर सड़ जाता है, टमाटर फेंकता है, कभी आलू फेंकता है, कभी गन्ने में आग लगाता है, यानी उसे ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा नहीं आता, तो वो कहता है उसकी मजदूरी गई। और मैं लास्ट कर दूं, एमएसपी की हर मजदूर की एक मजदूरी तय होती है कि भाई मैं 1 महीने काम करूंगा, मुझे 2 पैसे 1000 रुपये मिलेंगे। किसान के साथ दिक्कत यह है कि वो अपनी फसल बोता है, सर्दी में गर्मी में बारिश में काम करता है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि उसको उसकी मजदूरी मिलेगी। अभी आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, खत्म फसल, जो लगाया था वो भी गया, मजदूरी भी गई, और किसी से कोई शिकवा शिकायत भी नहीं करता कि भाई मैंने पूरे 6 महीने काम किया था, मेरी मजदूरी कौन देगा। लेकिन इस चीज को अगर हम ऐसे देखें तो तमाम बीमा योजनाएं हैं और आपदा राहत के भी तमाम चेक बाद में फिर भारत सरकार या राज्य की सरकारें बांटती हैं। जवाब, हाँ देखिए ऐसा है, बीमा कंपनी चैरिटी के लिए नहीं आती है शुक्ला जी। बीमा कंपनी 500 करोड़ इकट्ठा किया, 200 करोड़ बांटती है, वो तो प्रॉफिट कमाने आई है। वो 200 करोड़ भी बांटने में सोचती है कि 100 करोड़ में काम, 50 करोड़ में काम चल जाए, 4.5 करोड़ मुझे बचाने। ठीक है, तो आपकी बातों से उम्मीद कर सकते हैं, आपकी बातों से एक जो बात निकल कर सामने आई कि एमएसपी पर काम अब तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उन्होंने गंभीरता से नहीं किया है। मैं हाँ, लास्ट है, देखिए लेकिन कृषि में रिफॉर्म की जरूरत है और पूंजी निवेश की जरूरत है। आज तक नहीं तो अगर आप मार्केट को अगर आप बंद रखेंगे और आप ये भी उम्मीद रखें कि कोई आके पूंजी लगा दे तो कैसे होगा? मैं वही उसी बात पर, अदानी, अंबानी, टाटा जो भी व्यापारी हैं उनको आप गाली भी देना चाहते हैं। उसी बात पे आ रहा हूं। हाँ। देखिए है क्या कि अभी तक पूंजी निवेश किसी भी पूंजीपति ने नहीं किया कृषि के क्षेत्र में। उसी का परिणाम है कि कोल्ड स्टोर नहीं है, पर्याप्त फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। अहम मुद्दा है। देखिए तो वो अगर किसान की हालत कहाँ सुधरेगी? मानिए टमाटर है, फेंकना ना पड़े, उसकी फूड प्रोसेसिंग होकर उसका पाउडर या उसका टोमेटो पूरी दूसरी चीजें प्रोडक्ट बन जाए, बाई प्रोडक्ट बन जाए, तो किसान को इतनी जो परेशानी है उसका कुछ हल निकलेगा। ठीक है, तो पूंजी निवेश की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन उसके साथ है किसान को विश्वास में आपको लेना होगा। बिना किसान को विश्वास में लिए आप ये सोचें कि हम कृषि रिफॉर्म कर दें, आज तक किसी भी सरकार ने हाथ नहीं। गौरव जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार जिस तरह से उपाध्याय जी ने तमाम बातें सामने रखी और इन्होंने जो बातें बोली, तो उससे एक तस्वीर तो बिल्कुल साफ बनती है कि देखिए किसान की दुर्दशा तो है और इसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं। हम ये इस मंच पर बैठकर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है या इसमें बीजेपी का हाथ है या इसमें कांग्रेस का हाथ है। लगभग इसमें पूरे के पूरे हमारे भारतीय लोकतंत्र का हाथ है, हमारे पूरे सिस्टम का हाथ है। लेकिन क्या किसानों के लिए किसी तरह का बिल लाया जाता है? किसानों को विश्वास में लेने की क्या कोई जरूरत नहीं थी क्या?
अगर आप उनको पहले बता देते कि हम आपके लिए कुछ ऐसा लाने वाले हैं जिससे आपकी जिंदगी में यह बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, हो सकता है किसान आज आपका स्वागत कर रहा होता। राकेश जी देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, और देश की जनता ने इस लोकतंत्र के माध्यम से इस सरकार को चुना है, और वो इसीलिए चुना है कि वो कानून बनाए, नए सुधार लाए, निर्णय ले। उसके लिए पहले कंसेंसस बनाने का प्रयास न करे, नंबर 1। दूसरा, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है इस देश में कि 1955 के बाद, 1965 के बाद जो हरित क्रांति की स्थिति आई, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि 2013 तक 11,800 किसान आत्महत्या इस देश में कर लेते थे। तो कहीं न कहीं पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठता था, चाहे किसी भी गौरव जी देखिए, और ये सबसे चिंता का विषय रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि किसानों को सत्ता, वोट बैंक, बाजार बना करके सरकारों ने सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ी चुनौती है ना इस समय सरकार के सामने, वो यही है कि आप बहुत ही खूबसूरती से तारीखों को आप बचा ले जाते हैं। आपने 2013 तक की तो बात आपने बोल दी, 14 से 20 तक की बात आप बिल्कुल एक साइड में आप छिपा गए। देखिए, नहीं, अगर आप जिम्मेदारी से अगर आप भागेंगे, क्या ऐसा नहीं है कि आपके कार्यकाल में किसान ने आत्महत्या नहीं की होगी? आप जिम्मेदारी से जब भागेंगे तभी आज ये परिस्थिति है। हमारी सरकार जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, अकाउंटेबिलिटी से नहीं भाग सकती, और बाकायदे आंकड़ों के साथ, रिजल्ट के साथ हम जनता के बीच में जाते हैं, अपने परफॉर्मेंस के साथ जनता के बीच में जाते हैं। ठीक, उसके बाद के आंकड़े देख लीजिए, निरंतर कम हुए, और ये हमारी सरकार है ना जिसने 2022 का लक्ष्य तय किया है, संकल्प किया है। आपके पास प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार पूरी हो जाने दीजिए, और उसके लिए वो सारे एक बार बस हो गया, पूरी हो जाने दीजिए, जिससे कि विशेष क्षेत्र में सुधार आ सके और किसानों की आय बढ़ सके। आप सैफ आपके पास भी आएंगे, 45 दिन के ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सैफ के पास एक बार पहले चलते हैं, ठीक है, आपके पास आऊंगा भट्टू जी, मैं आपके 45 साल आगे वाले छोड़ो, मैं आपके पास ही आऊंगा। नागर जी 45 दिन के आंकड़े बता दीजिए, पिछले 45 दिन में सरकार का रवैया बता दीजिए। भट्टू जी मैं आपके पास ही आऊंगा, इससे पहले हम एक बार साहब के पास चलते हैं। आप जवाब देने वाले हैं, लेकिन एक सवाल के साथ आप यहां पर जवाब दीजिए कि आपकी सरकार सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल पूरे देश में पूरा कर चुकी है, आप जानते हैं, और तमाम ऐसे कृषि रिफॉर्म्स हैं जो कि आपके कार्यकाल में किए गए, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, और चाहे बीच में आपके जो सहयोगी दलों के हिसाब से जो तमाम नेता चुनकर सामने आए वो रहे हों। पीवी नरसिम्हा राव का दौर सबसे ज्यादा याद होगा आपको। 1991-92 में आपने तमाम समझौते किए WTO के साथ, आपने तमाम समझौते IMF के साथ किए, और उन्हीं का आज ये दूरगामी परिणाम है कि भारत सरकार को तमाम ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जिससे कि किसान आज सड़क पर बैठा हुआ है, आज सीमा पर डटा हुआ है। आप उनकी बात फिर आप क्यों नहीं करते हैं? आपको भी तो मालूम था कि MSP दी जा सकती है, उसको कानूनी जामा आप पहना सकते थे। कानूनी जामा है और MSP है हमारे देश में, लोकल मंडियां भी हैं, APMC की मार्केट भी और MSP भी है। ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों रिफॉर्म जो है हमारे देश में इस वक्त मौजूद है, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और इसके रीजन मैं देता हूँ, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको जो है कोच करके कंपेयर करता हूँ। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हमने 1799 करोड़ का जो प्रावधान जो है गवर्नमेंट से निकाला, बजट निकाले, उसको घटा के जो है इस सरकार ने जब आई तभी 998 के ऊपर कर दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 8,363 करोड़। साहब जी देखिए, दूसरा आज इसे आपका बजट क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का, मैं ये भी यहाँ पर बता सकता हूँ वो कौन सा मॉडल था, ये भी मेरे को याद है। देखिए साहब जी एक मिनट, हॉर्टिकल्चर मिशन सुन लीजिए, 1068 करोड़ आज इसे घटा के 915 कर दिया गया। ये वो सरकार है जो 2014 में मैंने खर्चों में लेके आई थी, हम आपको 50% मूल समर्थन देंगे, हम आपके लोन माफ करेंगे। हमारी सरकार ने जब किसान जो है 10,000 के करीब जो किसान सोसाइटी जब कर रहा था, हमारी सरकार ने आके 72,000 करोड़ माफ किया था। अरे क्यों लोन माफ करते हो? सुनिए साहब जी सुनिए, मैंने ये सवाल हाथ में देते हैं सब। एक मिनट उपाध्याय जी, एक मिनट साहब जी, आज 12,000 किसान सुनिए एक मिनट, मेरी एक बात आप ये जो सुन लीजिए साहब। नहीं ठीक है, सारी बातें मैं आपकी मान रहा हूं, मैंने शुरुआत ही इसी चीज से की थी साहब, मैंने अपने प्रश्न की शुरुआत ही इसी चीज से की थी कि आपने देश को खड़ा किया है, आपका बहुत बड़ा योगदान है। सुनिए साहब, एक मिनट साहब, आपको अच्छे से मालूम था जब आपने 1965 में 1 जनवरी 1965 से कृषि लागत आयोग अपने अस्तित्व में आया था, ये आपको याद होगा, ठीक है। उसी आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगा और कृषि मंत्रालय को सिफारिश देगा कि कौन कौन सी फसलें होंगी। आपको तो मालूम था ना 1965 से कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत किसान को है, आप इसको जामा पहना देते। सवाल मेरा यह है, आपने क्यों नहीं पहनाया?
देखिए, सबसे पहली चीज जो है, किसानों के हित के लिए जितनी भी योजनाएं लेके आई आज तक नेशनल कांग्रेस ही लेके आई। कांग्रेस ही थी जिसने 72,000 करोड़ जो है देश में किसानों के लिए माफ किया था। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं थे कि जो मैनिफेस्टो में 2014 के लाकर कि 50% मूल समर्थन देंगे, लोन माफ करेंगे और हलफनामा जमा करके तो हमारी चुनावी अरे साहब, फिर भी कर्जदार हो रहा था किसान, फिर भी आत्महत्या कर रहा था। ठीक है, मैं बताता हूँ, सुनिए, आज 17 इतना अच्छा अगर आपने किया, फिर क्यों था वो कर्ज में डूब गया? अभी आते हैं आपके पास। मैं ये मानता हूँ कि कमियां रही हैं। मानिए ये यही अच्छा होगा। तमाम पार्टी संगठनों के लिए सबसे अच्छी बात है कि अपनी अपनी गलतियों को मानना सीखें। देश में जो है किसानों की आबादी है और हमें कमियां बिल्कुल रही हैं और हमें इसको सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, हमें क्या उनका गला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। बताइए, जब कोरोना वायरस के टाइम पे कोई बिजनेस नहीं करता, अकेले एग्रीकल्चर में साहब के माध्यम से एक बात पूछनी चाहता हूँ। ठीक है सर, यहाँ पर एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। किसान नेता है हमारे साथ मटरू जी, उनका एक बार यहाँ पर रिएक्शन ले लेते हैं। मैं किसी ठीक है, एक मिनट बस, एक मिनट, हाँ बोलिए। उद्योगपतियों को सिर्फ और सिर्फ जो है फायदा दीजिए 17 से 18% जीडीपी पे अकेले एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, इसमें जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, एक बार इसमें जवाब ले लेते हैं। जवाब उद्योगपतियों की कठपुतलियां हैं ये, कि उनकी कटुकारिता करते हैं, कि इसमें करते हैं कि इलेक्शन में इनको उन्हीं उद्योगपतियों से पैसा मिलता है। ठीक है, सुन लीजिए अब, ठीक है। हाँ मिश्रा जी, मैं आपके माध्यम से और बिल्कुल नेशनल टीवी पे बैठ के आपसे एक बात पूछनी चाहता हूं। गौरव जी, आपके लिए जो सैफ जी ने या सैफ जी की सरकारों ने इस किसान के साथ किया, तुम भी वैसा ही करना चाह रहे हो क्या? किस उम्मीद से किसान लेके आया था तुम्हें सरकार में? जी मैं बताना चाहता हूं। गौरव जी सुनिए, सैफ जी का कोई योगदान रहा था आपको इस देश की सरकार में लाने के लिए, या इस 75% किसान का योगदान रहा था? योगदान रहा क्या इस किसान को? बिल्कुल मिश्रा जी सुन लीजिए, क्या इस देश के किसान को एमएसपी चाहिए या ना चाहिए? अपनी भाषा में बताएं, आप अपने मन से बताओ, जवाब दीजिए। एमएसपी की मांग क्या इस देश के किसान की गलत है? चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल एमएसपी पहले भी था, 2013 तक भी। सर फिर 13 पे चले गए, मैं तो 45 दिन की बात कर रहा हूँ। वो कुछ छुपा हुआ नहीं है, उससे 2.5 सर 45 दिन हो गए, एमएसपी तैयार करके बैठ जाते अपने केबिन में, आधा किसान संतुष्ट हो जाता। नियत तो तुम्हारी यही दिख रही है। आप हाँ या ना में बता दीजिए, आप हाँ या ना में बता दीजिए मिश्रा जी, केवल हाँ या ना में बता दीजिए, किसान की एमएसपी की मांग गलत है। सीधा सा है मिश्रा जी, प्रश्न बहुत सीधा है, बिल्कुल सीधी भाषा में दो शब्दों में आपको ये बताना है, हाँ या ना बस। एमएसपी की बड़ा मांग सीधा किसान की गलत है या सही है? मैं तो कह रहा हूँ कि एमएसपी सरकार ने इस फिर सरकार की बात करें महाराज, व्यक्तिगत सेंटेंस तो पूरा होना चाहिए, आपकी राय। और सर्वाधिक खरीद की है सरकार ने, जिसको आप स्वीकार करते हो नहीं करते हैं, इसे भी आपको स्वीकार करना चाहिए। और रोज यही जो प्राइवेट मंडियों में आप एमएसपी की खरीद की गारंटी मांग रहे हैं, आप ये बताइए, भावांतर योजनाएं चलती हैं? कानून बनाइए, दंडनीय अपराध बनाइए, खाका तैयार करिए, स्ट्रक्चर खड़ा करके लाइए, 45 दिन तक आप तक तो लाकर आ जाना चाहिए था आपको। मुझे लगता है पहले से ये कानून उपलब्ध है, राज्यों का विषय है, राज्यों ने अपने अपने स्तर पर कानून बना के रखे हुए हैं। पूरा सिस्टम आपके हाथ में, 24 घंटे में तैयार कर सकते हो मिश्रा जी, 24 घंटे में पूरा देश आपकी मुट्ठी में है। ठीक है कपिश जी कुछ बोलना चाहें? ठीक है गौरव जी, आपकी बात आ गई, कपिश जी बोलिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी ने बहुत क्रिस्टल क्लियर ढंग से अपनी सारी बातें रखी और उन्होंने सारी सरकार के समय में जो कमियां रही हैं उसको बताया जी। सरकार ने ज्यादा सरकार रही है कांग्रेस की, तो उन्होंने ज्यादा विकास भी देश के लिए किया है और जो समस्याएं रही है वो भी उन्हीं की वजह से ज्यादा रही, बिल्कुल, इसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस देश के लिए जो पुरुषार्थ किया है उस पर पानी नहीं डाला जा सकता है। आपकी एंकरिंग को मैं दाद देना चाहूंगा, मैं बहुत निष्पक्ष बात से कह रहा हूँ। मैं एक चीज कह रहा हूं कि जब तक आप ये 3 बिल लेकर के नहीं आए थे और जब तक आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को
संशोधित नहीं किया था तब तक तो एमएसपी जिस तरीके से मिल रही थी उससे खतरा नहीं था। लेकिन अब ये जो 3 कानून आप ला दिए और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को पूरी तरीके से परिवर्तित करके लूट की छूट बड़े व्यापारियों के लिए खोल दिया और आदरणीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने जो बातें कही थी कि छोटे दलालों को हटाने की तैयारी चल रही है, बड़े दलालों को लाने की तैयारी चल रही है, उसका भी जवाब आपने नहीं दिया। तो ये प्रश्न तो आपके ही उन बड़े लीडरों का है जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी राजनीति की। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं बहुत सार्वजनिक रूप से कि आप किसी की मत सुनो, सर्वोच्च न्यायालय की सुनिए। हम तो टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। देखिए एक चीज मैं कहना बहुत ही संतुलित बात बोली है आपने, संतुलित बात है आपकी। मैं एक बात कहना चाहूंगा गौरव जी से कि भैया 50 जो किसान मरे ये अपने किसान, छाती के किसान है हम लोगों के। हम लोग तो घर का बेटा अगर वहां जाकर के मर जाए तो सोचो क्या होगा। हम तो सीधी बात ये कहते हैं कि आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 2014 के इलेक्शन से पहले गंगा जल उठा करके हाथ में कहा था कि हम कसम खाते हैं C2 + 50% करेंगे और आपने नहीं किया। 2019 में जो इंडियन एक्सप्रेस पे रिपोर्ट छपी किसानी की उसमें साफ हो गया कि 2019 तक ही 30% आय घट चुकी थी। तो आप दुगनी कैसे कर रहे हैं और कैसे कर लेंगे। और तीसरी चीज ये है कि जिस एमएसपी की बात मुख्यमंत्री रहते हुए उस आयोग के अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी, वो कहते थे कानून का जामा पहनाना चाहिए। अब वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों आप एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के को रास्ते पर खड़ा किए हुए हैं और उनके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट आपसे कह चुकी कि आप स्थगित कर दो, बातचीत कर लो, फिर जो फैसला हो लो। कपिश जी, एक यहाँ पर सवाल ये भी है मेरे अंदर कि देखिए आंदोलन अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह है, कृषि बिल को लेकर जो भी शिकायतें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन एक बहुत ही गलत ट्रेंड मैं इस वक्त देख रहा हूं कि आंदोलन की आड़ में लगातार उद्यमियों को गाली देना, उनको यह साबित करने की कोशिश करना कि सारे उद्यमी चोर हैं जिन्होंने अब तक देश में, आपको याद होगा, देखिए मैं सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल मानता हूं टाटा का। और टाटा ने, अगर आपने देखा होगा तो भले ही व्यापार का एक ढांचा होता है और नफा नुकसान उसमें देखा ही जाता है और यही अर्थव्यवस्था है, लेकिन उन्होंने भी तो, इन उद्यमियों ने भी तो, चाहे जितने भी उद्यमी रहे हो, इन्होंने भी तो देश को कहीं ना कहीं खड़ा किया है। क्या आंदोलन के चलते जानबूझकर अर्थव्यवस्था को तार तार किया जाना ठीक है? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। हमें जितनी किसानों की आवश्यकता है उतनी हमारे देश के व्यापारियों की आवश्यकता है, क्योंकि सभी के प्रयास से ये देश बनता है। आऊंगा आपके पास, आऊंगा सभी के प्रयास से ये देश बनता है, आपके पास आ रहा हूं, सभी के प्रयास से ये देश बनता है। हमें व्यापारियों की भी आवश्यकता है जो हमें सहूलियत दे। हम पंजाब में छोड़े गए हैं, जो प्रोग्रेसिव हमारा किसान भी होना चाहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो ये कानून लेकर के आए उसमें उसकी सुरक्षा नहीं है। अगर आप उसकी सुरक्षा उससे बात करके, वही उपाध्याय जी ने भी यही बात बोली थी कि किसान को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। देखिए दो चीजें बड़ा क्लियर हैं शुक्ला जी। नहीं, अभी एक बार पहले हम चलते हैं इनके पास। नागर जी अभी यहाँ पर कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए आप। मैं आपको वो क्लियर कर दूं शुक्ला जी, एक उद्यमियों को किसान संगठन गाली दे रहे हैं, ये बिल्कुल, मैं फिर कहूंगा अपने किसान भाइयों से, देखिए किसान संगठन तो मैंने बोला ही नहीं, क्यों, लेकिन आंदोलन की आड़ में हो रहा है। हम अपने उद्यमियों से, हमें उनसे, उन्होंने देश को संभाला है। किसान, अगर किसान देश का भला चाहता है तो उद्यमी भी देश का भला चाहता है। बिल्कुल, हम किसी उद्यमी को परेशान करना नहीं चाहते, और अगर किया है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। दूसरी बात, हमारे अंदर दुख है, हमारे अंदर दुख है मिश्रा जी, ऐसे ही नहीं कह रहे, हम गाली नहीं दे रहे किसी, हम अंतरात्मा से दुखी हैं। इसलिए उद्यमियों से 60 किसानों की शहादत हो चुकी है। क्या इस देश में इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, क्या इस किसान, इस घर रोड पे पड़े हुए किसान की कोई उद्यमी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकता था क्या? अलाव की, फंड की, दवाई की, किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकता था? उद्यमियों ने इस कोरोना काल में इस देश को उद्यमियों ने बचाया, इस किसान ने बचाया। दुख हमें इस बात का है, उद्यमियों मास्क लगा के अपने कमरों में बंद हो गए थे, ये किसान रोड पे था, अपने खेत में था। उन लोगों ने भी किया, उन लोगों ने क्या, हम बिल्कुल मान तो रहे हैं, उन लोगों ने भी किया, कोरोना काल मान रहे हैं हम उनको, हमारे अंदर दुख है, हम अपना दुख भी व्यक्त नहीं करें किसी से, हम अंदर की पीड़ा भी ना बताएं किसी को। हम उन उद्यमियों तक अपना संदेश पहुंचाने चाहते हैं आपके माध्यम से। बिल्कुल, अब कम से कम थोड़ी सी दया इस किसान पे भी दिखा दो। मजबूरी में यहाँ रोड पे पड़ा है, सरकार तो हमें लाठी, डंडे, गोली, तलवार, तीर लेकर हमारे सामने खड़ी है, ऊपर से बारिश, ठंड,
सारी समस्याओं का सामना करते हुए किसान रोड पे है। इन उद्यमियों से मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, अगर किसान के लिए थोड़ी सी दया है तो आप भी इनके बारे में कुछ सोच लो। सरकार तो नहीं सोच रही, सरकार को जरूरत ही नहीं है इस किसान की, उद्यमियों को तो जरूरत है, आप ही सोच लो। योगेश जी, कुछ मदद कर सकते हो उस किसान की। योगेश जी, जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां हैं, अब हठधर्मिता शब्द अब यहां पर बहुत छोटा लगता है, क्योंकि देखिए ये पूरा मुद्दा भावनात्मक ज्यादा है। भावनात्मक इसलिए भी है क्योंकि किसान जिस तरह से सीमा पर बैठा है, अब वो किस पार्टी का समर्थक है, किस विचारधारा का है, ये इस बहस से ऊपर की बात है। और ये इसलिए भी क्योंकि अब यहां पर सरकार को भी सोचने की सख्त जरूरत है कि अगर वो बैठा है तो सबसे पहले तो वो किसान है ना। अगर वो संगठन का भी किसी भी संगठन का हिस्सा है, वो पंजाब का संगठन हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, लेकिन वो किसानों का संगठन है, तो सरकार को भी यहां पर थोड़ा सा भावनात्मक नजरिया अपना रखते हुए थोड़ा सा संतुलित होने की जरूरत तो है ना। जी निश्चित तौर पे बहुत, क्योंकि देखिए धरती पुत्र किसान जो है उसके लिए संवेदनाएं हमेशा से भारत जैसे देश के अंदर हमेशा से उनके पक्ष में रही हैं। और ये किसानों का आंदोलन, ये अगर कोई और आंदोलन होता, क्योंकि ये डायरेक्ट एक ऐसा मुद्दा है जिससे देश की अर्थव्यवस्था तक चलती है। प्रथम स्थान इसको मिलता है, दूसरा रियल एस्टेट को मिलता है, बाकी सब इसके बाद शुरू होती है। इसका अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान है। यदि धरती पुत्रों की अगर कोई घटना, कोई बात, कोई समस्या है तो इसका समाधान बहुत निकालने के तरीके हैं। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि कॉर्पोरेट जगत भी, और जो इनको गाली दी जाती है व्यापारी वर्ग को या किसी को भी, ये भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि देखिए कम से कम उनको वहां सुरक्षा का एक सुरक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए, सुरक्षा उनको दी जानी चाहिए। या बहुत सारी बातें ऐसी हैं क्योंकि बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। इस दौरान मैं रिपोर्ट देख रहा था योगेश जी कि कनाडा की एक कंपनी है ब्रुकफील्ड, उस कंपनी ने पंजाब में बहुत सारे टावर्स लगाए हैं, उसका एक अच्छा खासा निवेश है। ये मैसेज गया विदेशों में कि जब भारत में हम इतनी भारी संपत्तियों का निर्माण करते हैं, और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि भारी संपत्तियों के निर्माण में 15 से 20 साल का लक्ष्य या 50 साल का लक्ष्य कंपनी लेकर चलती है। ये मैसेज गया है पूरे विश्व में कि भारत में आप अपनी संपत्ति को लगाएंगे, वो जला के वहां के लोग राख कर देंगे। ये भी तो बहुत गलत चीज है ना। देखिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भी मैंने एक अपना आर्टिकल फाइल करा था, मैं बता रहा हूँ रिलायंस ने जब सरकारों ने अपील करी, हरियाणा सरकार ने उनसे अपील करी किसानों से कि टावर को नुकसान ना पहुंचा, तो करीब 1500-1600 टावर है जिनको क्षतिग्रस्त किया गया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हम ये भूल जाते हैं, घूम फिर 1.5 करोड़ आबादी पर इसका फायदा। तो कुल मिला के जो इसकी क्षति है वो घूम फिर के हमारे ऊपर ही आनी है। और जो किसानों को नुकसान, फिर अभी रिलायंस ने कोर्ट में जाके इसमें मामले में उन्होंने अपना दायर पत्र जारी उन्होंने दिया है कि यहाँ पर हमारे साथ ये समस्या हो रही है। देखिए इधर किसानों को भी समझने की जरूरत है, वो आंदोलन करे, लोकतांत्रिक देश है, आप अपनी बात मनवाएं। तो यहाँ पर थोड़ी सी किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरीके का नुकसान करके वो जो उनके साथ एक मार्मिकता और एक धार्मिकता जुड़ी होती है, एक इमोशंस जुड़े होते हैं धरती पुत्र के साथ, वो खत्म ना करें। आप आंदोलन तो चाहती है, 3 महीने चलाइए, सरकार चाह रही है इसी चीज को। सही बात कही, सरकार ही तो भटका रही है इस रास्ते से किसान को। क्योंकि किसानों के साथ किसानों का मसला ऐसा है जहां पर देश की जनता उनके समर्थन में, बिल्कुल रहेगी। सरकार की इतनी कट्टर लहर के बाद भी, इतनी उसके बावजूद भी इस मसले को लेके एक कोई इसलिए बयान नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर जब किसानों की बात आ जाती है, जो बड़ा मार्मिक हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे भावुक, तो इसी हमारे किसान के समर्थन में भी वो लोग खड़े हैं जो कट्टर मोदी सरकार जी। लगातार आपने सारी समस्याओं को आपने सुना, और लगभग पूरे के पूरे देश के नागरिक इस समय जो देश की सीमाओं पर चल रहा, जो दिल्ली की राजधानी की, जो दिल्ली की सीमाओं पर तपिश इस वक्त महसूस की जा रही है, वो हर कोई इससे वाकिफ है। आपको क्या लगता है कि इसका अंतिम समाधान क्या हो सकता है? सरकार अगर कुछ समय के लिए इन कानूनों को पोस्टपोन कर देगी तो मैं इस चीज में पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि लगभग किसानों का जो गुस्सा है वो थोड़ा सा ठंडा जरूर होगा। देखिए कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। मैं अभी सबको सुनना था, क्योंकि उनको कहा जाता है अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, किसानों को विश्वास में नहीं लेगी, तो ये समस्या का निदान नहीं। चाइना पाकिस्तान भी बोलने लग गए। देखिए आप कहते हैं एमएसपी की बात करते हैं, तो जो पैनलिस्ट हैं उनको ही पता होगा कि 7% या 8% के करीब खरीद होती है एमएसपी के ऊपर। एफसीआई की कमेटी थी, शांता कुमार कमेटी, मुझे अच्छी तरह से याद है, उसने 6% की बात की थी था, और उसने साफ कहा था कि 94% किसान ऐसे हैं जो कि एमएसपी पर अपनी फसल बेचते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल दे दूं, अभी उत्तर प्रदेश में धान का जो घोषित मूल्य है, एमएसपी जो घोषित है, मेरे 1800 के आसपास है लगभग, और मार्केट में देखिए 1000 रुपये कुंटल बिक रहा है। यानी उसे एमएसपी नहीं मिलता है, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है और उसी का परिणाम है। देखिए एमएसपी सरकार तय करती है,
और फिर सरकार उस रेट पे भी गारंटी नहीं देती है उसका माल बिकने की, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाई तय तो तुमने ही किया था उसका पैसा। उसी का परिणाम है कि वो कर्ज में डूबता है, उसी का परिणाम है कि वो आत्महत्या करता है। अगर उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिल जाए, उसकी फसल बिक जाए उस रेट पे भी, तो न कर्ज माफ करने की जरूरत है। किसान बहुत खुददार है, वो अपनी कमाई की रोटी खाना चाहता है। उसके हाथ में कटोरा देने से कि एक बार कर्ज माफ कर दिया फिर दोबारा कर्जदार कर दिया, वो नहीं है। सब्सिडी का चला, सब्सिडी कहीं ना कहीं देखिए, जो आप उसकी उपज है ना, वो जो पैदा करता है सही रेट पर खरीद लो, बस वो ये चाहता है। तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है। रहा देखिए कानून का, देखिए जब आप आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म कर देंगे, कोई भी एक व्यापारी पूरे हिंदुस्तान का गेहूं अगर मैं चाहूं तो मेरे पास पैसा है, मैं खरीद लूंगा। और देखिए प्रैक्टिकल में ये होता है कि भी एक कंपनी ने पहले फ्री में डाटा दिया, फ्री में कॉलिंग कराई, और फिर उसके बाद में जब सारी कंपनियां बैठ गई, उसके बाद उसके मनमाने पैसे वसूल करेंगे। तो दर्शक भी उस बात को समझ रहे हैं, जो किसानों के साथ समर्थन है कि ये किसानों की दम पर ही आप देखेंगे कि जो गेहूं है, चावल है, जो राशन आप खाते हैं, पेट भरते हैं, वो सस्ता है। अगर मान लीजिए आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म हो जाएगा, सारा गेहूं अगर मैंने खरीद लिया, मैं तय करूंगा रेट गेहूं का कि भाई नहीं 50 रुपए किलो से कम आटा बिल्कुल नहीं बेचूंगा, मजबूरी होगी, पेट भरना है, मुझे खरीदना पड़ेगा, मनमर्जी हो जाएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं जो वजह है, जो एक कहीं डाउट है किसान को, वो है। और किसान की सत्ता में भागीदारी नहीं है। किसान वोट बैंक कल भी था, आज भी है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसे बहुत सारे वायदे दिखाए जाते हैं, उसे चांद तारों पर सैर कराई जाती है, लेकिन हकीकत में छोटे छोटे रिएक्शंस अब हम इसमें ले लेते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है। गौरव, आपको क्या लगता है समाधान किस बात पर होगा? आप झुकेंगे, किसान झुकेंगे, या आप दोनों एक दूसरे को समझ के थोड़ा सा पीछे आप हो जाइए, थोड़ा सा पीछे वो हो जाएंगे? देखिए, इसमें झुकने और झुकाने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। किसान भी हमारे भाई हैं, हमारे परिवारों के हैं, हमारे अंग हैं, लेकिन ये बहुत सुनियोजित तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जो सिरमौर है हमारे समाज का, जो मार्शल कम्युनिटी है, उसके अंदर ये विद्वेष फैला करके इस आंदोलन को लंबा खींचने का जो प्रयास किया जा रहा है, साजिश की जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन कानूनों की देश के किसानों को आवश्यकता है। अभी जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा, सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है। तो आप ये बताइए कि जो 94% किसान है, उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है कि नहीं है? उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन की, रिफॉर्म की जरूरत है या नहीं है? और इतना एमएसपी पर भुगतान करने के बाद भी बोल रहे हैं वही किसानों की उपज, जो 94% किसान है, वही उपज उन्हीं एपीएमसी मंडियों में कैसे पहुंच जा रही है? और फिर वही पैसा उन दलालों के पास किसानों के खातों से कैसे पहुंच जा रहा है? तो क्या नेक्सस है इसके पीछे? चलिए, नेक्सस टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए? और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात आकर जी हम करना चाहेंगे। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये प्रावधान नहीं है कि आप उसका भंडारण करके ट्रेड करिएगा। ठीक है, समय हमारे पास बहुत कम है। कपिश जी, समाधान कैसे हो सकता है? छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। कपिश जी की आवाज हम तक नहीं आ रही। सैफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ, आपको क्या लगता है कि सरकार को यहां पर किस तरह का कदम उठाने की अब जरूरत है? देखिए, सरकार जो है वो कोई कदम बिल्कुल नहीं उठाएगी। आज तो नवीकरण की मीटिंग हो चुकी, ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए। आप समझिए ना, 17 से 18% कॉन्ट्रीब्यूशन जो देश को एग्रीकल्चर दे रहा है, सबसे ज्यादा पैसा इनको जो है इस कोरोना काल में जब कोई बिजनेस नहीं चल रहा तो सिर्फ एग्रीकल्चर चल रहा है। तो जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने अपने वेयर हाउस कंप्लीट करने हैं, उन्होंने सरकार को जो कठपुतली है उनको डायरेक्ट किया कि अब आपको ये करना है। इसलिए बिना चर्चा की जो बैठ जाते हैं। और आज हमने ये भी सुना, खालिस्तानी, देश विरोधी, नक्सलवादी, माओवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, अब चाइना और पाकिस्तान भी बोला जाता है। ठीक है, सरकार को मतलब इसमें सकारात्मक होकर सामने आने की जरूरत है। सैफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। कपिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मटरू नागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी, आरबी उपाध्याय जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने पे। और आज बहुत ही तार्किक बहस हुई। सबसे अच्छी चीजें ये लगी कि इसमें किसान नेता ने भी बिल्कुल साफ साफ कहा कि हमारा कोई विरोध नहीं है, हम व्यापारी वर्ग से जलते नहीं, व्यापारी वर्ग से हम चिढ़ते नहीं। अगर उनको किसी चीज की वजह से, हमारे किसी कथन की वजह से दुख हुआ है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज सैफ ने भी यहां पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए ये बोला कि अगर हमसे कोई गलतियां इतिहास में हुई हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं और हम उसकी माफी मांगते हैं। आज बहुत ही तार्किक बहस रही और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों की सुध सरकार को जल्द से जल्द लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जिस रास्ते की तरफ संकेत कर रहा है उस तरफ किसानों को और सरकार को जाने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।